We are going to discuss the strategy we should follow in those 2 hours of prelim paper. कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए और किन को अपनाकर हम हमारे मार्क्स मैक्सिमाइज कर सकते हैं। देखो, लोग कहते हैं कि ये सिर्फ 2 घंटों का खेल है। वैसे तो 2 घंटों का खेल नहीं है, ये हमारी पूरे साल की मेहनत है, लेकिन वो 2 घंटे बहुत मैटर करते हैं। अगर हम अपना मैक्सिमम, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस वहाँ पर दें और बेसिक गलतियाँ ना करें तो डेफिनेट ये प्रीलिम क्लियर करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे बेसिक रूल्स हैं जो हमें हमेशा फॉलो करने चाहिए पेपर अटैम्प्ट करते समय। और पेपर अगर हमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं जो हमें नहीं आते हैं फिर भी हमें अटैम्प्ट करने हैं, तो इसी वीडियो में हम वही सब चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। देखो, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, OMR। पेपर स्टार्ट होते ही हमें OMR सीट मिलती है। ये बहुत ध्यान से भरनी है, बहुत ध्यान से भरनी है, क्योंकि एक भी अगर सर्कल इसमें गलत फिल किया तो हमारा माइंड इंस्टेबल हो जाएगा। तो कई बार देखो, ये साइन होते हैं यहाँ पर साइन, वैसे तो ये साइन इतने ज़्यादा जरूरी नहीं होते क्योंकि OMR मशीन, तो ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। और दूसरा तो सबसे बड़ा इश्यू है ही, अगर आपने गलत सर्कल फिल किए तो फिर पेपर भी चेक नहीं होएगा आपका, वो मशीन स्कैन नहीं करेगी। देयर में बी द अदर सॉल्यूशन ऑफ रेक्टिफाइंग दिस, बट यू डेफिनेटली यू शुड अवॉइड दिस काइंड ऑफ थिंग्स। अगर आपको डर लगता है तो पहले आप पेंसिल से भर लीजिए, लेकिन इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अब देखो, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते ही कुछ ऐसे रूल्स हैं, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते ही हमें उनको फॉलो करना है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि क्वेश्चन में नोट और नोट यानी लाइक करेक्ट और इनकरेक्ट पूछा जा रहा है या नहीं। यहाँ पे देखिए, ये नोट पूछा है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस में गलती करते हैं, वो देखते ही नहीं करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। सबसे ज्यादा दुख होता है इन क्वेश्चंस के गलत होने का। पेपर दे के आते हैं, बाहर देखते हैं, ओ माय गॉड, इनकरेक्ट पूछा था क्या। देखिए, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। बेसिक सा रूल है, हमें कम से कम उन क्वेश्चंस को तो ठीक करना ही करना है जिसमें हमारी है, बल्कि उन क्वेश्चंस को भी ठीक करना है जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता, तभी कुछ बेनिफिट होगा इसका। तो यहाँ पे देखिए, नोट और ये इनकरेक्ट करेक्ट पहले देखना है। थोड़ी सी गलती हुई तो ये खाम की विकेट खो जाएगी और नुकसान हो जाएगा। अब आजकल क्या है, करेक्ट इनकरेक्ट सिर्फ ऊपर स्टेटमेंट में नहीं होता, अंदर भी होता है। जैसे राज्यसभा हैज नो पावर इधर टू रिजेक्ट और टू अमेंड ए मनी बिल। अंदर भी क्वेश्चंस के स्टेटमेंट्स के अंदर भी नेगेटिविटी होती है। तो कई बार जल्दबाजी में हम ये नेगेटिविटी भी छोड़ देते हैं, हम बाद में हमें पता लगता है राज्यसभा कैन वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, बाद में लगता है अरे यार ये कांड था क्या। तो बिल्कुल क्वेश्चंस को, ये जो एफर्मेटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं, बिल्कुल ध्यान से पढ़नी है इनको। अब नेक्स्ट रूल आता है, केयरफुल एंड कंसंट्रेशन वेर एवर फैक्ट ट्रैप लाइज देयर। ये 2015 का क्वेश्चन था। व्हाट दिस स्टेटमेंट आस्क्स, the wind which blow between the 30 degree north and 60 degree south latitudes throughout the year are known as westerlies. देखो, 30% of the students thought this was the printing mistake. Actually this was not the printing mistake. यहाँ पे फैक्ट था। जहाँ पे भी आपको लगे कि पोटेंशियल कुछ पूछा जा सकता है, वहीं पे स्टॉप कीजिए और ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट को। आपको केयरफुल और हमेशा कंसंट्रेशन बना के रखनी है, कोई भी बेसिक फैक्ट मिस ना हो जाए। तो ये दूसरा रूल था हमारा। इसके बाद आता है कंप्लीट क्वेश्चन हमको पढ़ना है। देखिए, हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं, स्टेटमेंट पढ़ ली, वो भी कई बार आधी अधूरी स्टेटमेंट पढ़ी, कंप्लीट स्टेटमेंट भी नहीं पढ़ते, क्योंकि ये प्रेशर होता है। ये खामखा का प्रेशर नहीं, कुछ बर्डन अपने आप पे नहीं रखना है। अब देखिए, ये इकोसिस्टम है। क्वेश्चन के अंदर भी कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो मिलती जुलती होती है, यानी आई मीन टू से दैट देयर में बी two answers of a particular statement, but UPSC asked the most appropriate answer. कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे ये देखो, पहली स्टेटमेंट देखो, a community of the organisms interacting with one another। जल्दबाजी में बहुत ज्यादा पोटेंशियल स्टेटमेंट है ये गलत करने की, लेकिन हमें क्या करना है, रॉन्ग ऑप्शंस, यानी अगर even if we are finding the answer in the first statement, then also we have to read all the options। इससे क्या होगा, हमें पता लग जाएगा कि अगर कोई आगे आने वाले ऑप्शंस में कोई और ज्यादा अच्छी स्टेटमेंट आती है जो आंसर हो सकती है। इसलिए सारे के सारे ऑप्शंस जरूर पढ़ने हैं, बिल्कुल तसल्ली कर लेनी है कि वो है, बिल्कुल हमने क्वेश्चन सही कर लिया है ना। अब क्या है,
जल्दबाजी नहीं करनी है, दूसरा एंगल भी लगाना है। देखो दूसरा एंगल से कहने का मतलब मेरा क्या है, ये क्वेश्चन था टू अपहोल्ड द एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी इंटीग्रिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अब देखिए इसमें पहला ऑप्शन देखिए, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल में ये सारे वर्ड्स आते हैं, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी। अब जब हम जल्दबाजी में रहेंगे तो डेफिनेटली हमारा माइंड के स्लिप होने के चांसेस यहाँ पे बहुत हैं। हमें लगेगा कि यार ये सारे वर्ड्स तो प्रीएम्बल में आते हैं, तो दूसरे एंगल से कंफर्म करने का मतलब ये है, बी में भी सोच लीजिए आप, डीपीएसपी में सोच लीजिए, आर्टिकल नंबर 12 से लेके नहीं, आर्टिकल नंबर 36 से लेके आर्टिकल नंबर 51, ये सारे सोच लीजिए आप, कहीं इसके अंदर ये 3 वर्ड्स आ रहे हैं कि नहीं है। वैसे ही फंडामेंटल राइट्स के अंदर आप ये आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक सोच लीजिए। फंडामेंटल ड्यूटीज में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, उसके अंदर आप सोच लीजिए। यहां आप फंडामेंटल ड्यूटीज देखो, इफ यू आर इन्वेस्टिंग 5 सेकंड्स इन द फंडामेंटल ड्यूटीज देन डेफिनेटली यू विल फाइंड दीज 3 वर्ड्स। तो डबल यहाँ पे एक्शन आपके द्वारा किए जा रहे हैं, गलती होने के चांसेस बहुत कम है। यानी आई मीन टू से दैट आल्सो यू हैव टू वेरीफाई इफ 3 ऑप्शंस आर रॉन्ग देन व्हाई दे आर रॉन्ग। ओके, बिल्कुल यू हैव टू इंश्योर दैट द क्वेश्चन हैज बीन कंप्लीटेड। अब आता है आगे, एलिमिनेट एज मैनी एज ऑप्शंस पॉसिबल। इसका क्या मतलब है? देखिए कई बार क्या होता है, मल्टी स्टेटमेंट्स होती हैं, तो अगर एक भी स्टेटमेंट आपको उसके बारे में कुछ नॉलेज है, आप श्योर हो कि ये स्टेटमेंट गलत है या सही है, तो डेफिनेटली वो सारे नीचे ऑप्शंस रिमूव कर दीजिए जिसमें वो स्टेटमेंट्स है या नहीं है। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो सिंपलिसिटी होती है पेपर में, और दूसरा टाइम भी सेव होता है। कई बार क्या होता है, पहली स्टेटमेंट में आप श्योर हो कि नहीं यार इसमें तो मैं 100% श्योर हूँ ये नहीं होता है, तो इससे क्या होगा, क्वेश्चन ही आपका सोल्व हो जाएगा। बट लेकिन आप कई बार ऐसा होता है कि हम नीचे वाली स्टेटमेंट्स में लगे हुए हैं, 2 मिनट हो गई लेकिन आंसर ऑलरेडी आ चुका है। और दूसरा ये है कि एलिमिनेशन में आसानी होती है, मैक्स लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ सोल्विंग द क्वेश्चन आल्सो इंक्रीजेस। तो ये करना है आपको। अब आता है, क्वेश्चन आपको जरूर पढ़ना है, अगर इसके अंदर कोई भी टर्म मेंशन नहीं है तो भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है वो क्वेश्चन। देखिए एक बात बिल्कुल ठान लीजिए, क्वेश्चन आपको बहुत सारे अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि कंपटीशन इज वेरी टफ एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम लाइक यूपीएससी पब्लिश्ड इट्स कट ऑफ इन द पॉइंट्स 107.34। लुक हाउ द कंपटीशन इज। तो यहां पे ये क्वेश्चन देखिए, ग्रीन क्लाइमेट फंड, द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द ग्रीन क्लाइमेट फंड। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने इसके बारे में नहीं पढ़ा होगा। लेकिन अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट देखिए, इट इज फाउंडेड अंडर द एजिस ऑफ यूएनईपी, ओईसीडी, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड वर्ल्ड बैंक। आपने क्या कभी ऐसा देखा है, इतनी सारी बैंक जो कि आपस में सिमिलर डोमेन के हैं और एक ही चीज को मॉनिटर कर रहे हो या फिर फिनेंस कर रहे हो? कभी नहीं होता ऐसा। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत है। कुछ स्टेटमेंट्स हमेशा कॉमन सेंस की होती है, तो ये स्टेटमेंट्स तो देखना ही सोल्व हो जाती है। इसलिए आई ऑलवेज से दैट हमेशा क्वेश्चंस रीड करने हैं, अगर आपको पता है कि नहीं पता है। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है क्वेश्चंस को सोल्व करते इसमें। आई शेयर ए स्टोरी विद यू ऑफ माई फ्रेंड, उसकी साइंस एंड टेक बहुत वीक थी। देखो कईयों का कल्चर वीक होता है, कईयों की साइंस एंड टेक, कईयों की इन्वायरमेंट जो उन्होंने बिल्कुल पढ़ी ही नहीं होती, तो इसमें हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो उसका भी कॉन्फिडेंस साइंस एंड टेक में बहुत कम था, तो पेपर करने गया, वहां पर जैसे ही साइंस का क्वेश्चन आता तो उसको लगता कि यार इसमें तो मेरे को आता ही नहीं है और मैंने तैयार भी नहीं किया, तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ऐसे करके उसने साइंस एंड टेक में क्वेश्चंस में ज्यादा रुझान नहीं लिया, तो उसको लगा बाकी क्वेश्चंस कर लेता हूं। लेकिन जब वो पेपर देके घर आया तो उसने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया भाई कितने क्वेश्चन सोल्व हुए। साइंस एंड टेक में उसने 3 और 4 ऐसे क्वेश्चंस छोड़ दिए थे, वो अपना माथा पीटने लगा। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस जैसे व्हाट इज फोटोसिंथेसिस एंड लाइक हाउ दीज फैक्टर्स विल एनहांस द फोटोसिंथेसिस एंड हाउ दे विल रिड्यूस द फोटोसिंथेसिस। ये सारे क्वेश्चंस देखो, चाहे अनचाहे we are all mature, like our common sense is now these days we are a community who have a very uncommon common sense, I mean to say larger than the rest of the people। तो हमारी कॉमन सेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। 10वीं से लाइक शुरू से पढ़ाई करके यहाँ पहुँचे हैं, सारे ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, इवन हायर देन दैट। तो सारे क्वेश्चंस को बढ़िया ढंग से ऐसे सोल्व करना है जैसे कि एक
बस छोड़ो, समझ गए आप। अब देखो, अब आता है, कई बार ऐसे होता है, यू आर एबल टू एलिमिनेट द टू ऑप्शंस इन ए क्वेश्चन। So now you may be in dilemma like whether you need to solve those questions or not. Now, looking at the competition, it is highly suggested that you must solve those kind of questions when you are able to eliminate the two options. अब बात आती है कि अभी सोल्व करें या बाद में सोल्व करें। यहाँ पे सबकी अलग अलग स्ट्रेटेजी हो सकती है, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप दो में कंफ्यूज हो तो उसी टाइम सोल्व कर दीजिए, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस तो छोड़ने हैं ही नहीं। तीन की इसके बाद देखेंगे, लेकिन अगर दो में आप कंफ्यूज हो तो दो ऑप्शंस दो एलिमिनेट कर चुके हो और उसमें श्योर हो, यू आर श्योर दैट आई एम 100% श्योर रेस्ट टू स्टेटमेंट्स कांट बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो डेफिनेटली उसको वहीं अटेम्प्ट कर दीजिए। अब बात आती है कि सिर्फ एक ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पाए हो। देखो, तीन में अटेम्प्ट करना तो है, बाद में सोचेंगे, लेकिन एक बार आप उसको सर्कल लगा सकते हो उस क्वेश्चन पे। वी विल डिसाइड लेटर वेदर वी शुड अटेम्प्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस और नॉट। तो ठीक है, दो अगर आप एलिमिनेट कर पाए हो तो उसको उसी टाइम अटेम्प्ट कर दो, लेकिन अगर सिर्फ आप एक एलिमिनेट कर पाए हो, यानी आपके पास अभी 3 ऑप्शंस है और आपको आंसर पता नहीं है, तो उसको क्वेश्चन के नंबर पर आप सर्कल लगा दो। क्वेश्चंस जो सारे 100 क्वेश्चंस होंगे, तब हम डिसाइड करेंगे कि हमें ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं या नहीं करने हैं। हाँ, लेकिन ये बात हमेशा याद रखना, अगर आप आंसर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, यू आर नॉट एबल टू एलिमिनेट इवन ए सिंगल स्टेटमेंट, किसी भी हालत में वो क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना है, नहीं अटेम्प्ट करना है। ये तो ब्लाइंड गैस हो जाएगा, नहीं अटेम्प्ट करना है। अगर पेपर मुश्किल आया तो वो सबके लिए मुश्किल है, आपके लिए मुश्किल नहीं है, तो नेगेटिव में मार्क्स नहीं वेस्ट करने हैं। अब आते हैं बात, देखो क्वेश्चंस, हमारा फर्स्ट क्वेश्चंस की सारी प्रोसेस कंप्लीट हो गई, हमने ये सारी चीजें देखनी है जो उनसे मैंने बताई। पहली स्टेटमेंट, पहली जो रूल वो था, हमें ये देखना है नोट लाइक करेक्ट और इनकरेक्ट पूछा है कि नहीं पूछा है, स्टेटमेंट को पूरा पढ़ना है, ऑप्शंस को पूरा पढ़ना है, ये सारी स्टेटमेंट, गलत आंसर भी देखने हैं, रिकन्फर्म भी करना है। अगर 2 क्वेश्चंस आप एलिमिनेट कर पाए हो तो आंसर देना है कि नहीं देना, एक एलिमिनेट कर पाए हो तो क्या करना है। अब कुछ लोग पूछते हैं कि सर्कल कब फिल करने हैं। देखो, सर्कल आप बाद में भी फिल कर सकते हो, लेकिन शुरू में साथ के साथ ही सर्कल फिल करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जीएस का पेपर है, देयर इज नो डेथ ऑफ टाइम इन द जीएस पेपर। बाद में फिल करने के डिसएडवांटेजेस काफी हैं। बाद में करने के आप फिर 3-4 करके या फिर जल्दबाजी में करते हो तो गलत होने के चांस ज्यादा हैं। तो साथ के साथ करोगे, एक तो आपके माइंड में यूं नहीं रहता कि अरे यार जल्दी करो, सर्कल भी फिल करने हैं, और गलती के चांसेस बहुत कम है। तो एक भी अगर आपने गलत सर्कल फिल किया तो 2.66 मार्क्स का लॉस, और कट ऑफ तो है ही पॉइंट्स में, 2.66 में तो आपके 3000 बच्चे आ जाएंगे। ठीक है, तो सर्कल को उसी टाइम एक एक सर्कल को फिल कर दीजिए। अगर फिर भी किसी को लगता है तो एक पेज वाइज कर दीजिए, 4-5 क्वेश्चंस के एक साथ, लेकिन करना एक एक देख देख के, ऐसे नहीं करना पूरे लाइन वाइज 16, 17, 18 का ABCD, ऐसे तो गलत होएगा तो पूरी की पूरी लाइन गलत हो जाएगी, 12-15 मार्क्स का नुकसान हो जाएगा। अब आती है ये सारी प्रोसेस, फर्स्ट क्वेश्चंस के लिए सारी प्रोसेस कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब यही प्रोसेस यू हैव टू अप्लाई द सेम प्रोसेस विच यू अप्लाइड फॉर द फर्स्ट क्वेश्चंस टू ऑल 100 क्वेश्चंस। ऐसे नहीं कि 10-15 क्वेश्चंस किए फिर वो रूल छोड़ने लग गए। ये एक हर एक क्वेश्चंस को एक बैटल की तरह लेना है हमें। वी हैव टू विन द वॉर, नॉट जस्ट सिंगल ए बैटल। ओके, वी हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस विद द सेम जील। मैं बता रहा हूं दोस्तों, अगर ये सेम रूल और आने वाले कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमने फॉलो की तो डेफिनेटली हम कुछ ना कुछ मार्क्स गेन ही करेंगे, लॉस कुछ भी नहीं होगा। अब देखिए, अब ये सारे सेम जील के साथ हमने सारे 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए। अब बात आती है कि जो हमने क्वेश्चंस मार्क किए थे 3 वाले, वो सोल्व करने हैं कि नहीं करने हैं। अब ये आपको डिसाइड करना है, आपको डिसाइड करना है। कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ देयर आर सम फैक्टर्स which on the basis of which you have to decision whether you should attempt those questions or not। वो फैक्टर हैं क्या? देखिए, आपके पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कुछ, मतलब कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि यार मेरे तुक्के तो हमेशा गलत निकलते हैं, मेरी किस्मत ही खराब है। वैसे तो ये नेचर का रूल नहीं है कि हमेशा आपके तुक्के खराब निकलेंगे, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आपका दिल कमजोर है तो मत अटेम्प्ट कीजिए। आपने अगर लगता है कि अच्छे खासे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट हो गए हैं, 75-80 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो गए हैं, तो मत कीजिए अटेम्प्ट, उसमें आप श्योर हो। लेकिन अगर आपके 40-85 क्वेश्चन हुए हैं तो डेफिनेटली आपको ये
क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि कटपीट के मार्क्स इंक्रीज ही होंगे, हायर प्रोबेबिलिटी। अगर आपका दिन बिल्कुल ही खराब हुआ तो भी इतना नुकसान नहीं होएगा। और आपको ये भी डिपेंड करता है कि अगर कम से कम आपने एक एलिमिनेट किया है तो उसमें तो आप कम से कम श्योर हो। ऐसा नहीं हो आपने एक ही एलिमिनेट कर पाए उसमें भी अरे यार लग तो रहा है, ऐसा नहीं, फिर आप मत अटेम्प्ट कीजिए। ब्लाइंड गेस तो कभी भी किसी हालत में नहीं करने हैं। अब कुछ ऐसी टेक्निक्स, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हमें बिल्कुल नहीं आते हैं, लेकिन कुछ कॉमन सेंस लगा के हम उनको वो कर सकते हैं, ऑब्जर्व करके हम उनको सोल्व कर सकते हैं। लेकिन ये सारी टेक्निक्स आपको प्रैक्टिस के साथ लगानी है, बिना प्रैक्टिस के बिल्कुल नहीं लगानी है टेक्निक्स, और ये क्योंकि रिस्क टेकिंग है। अब देखिए, सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना है स्टेटमेंट्स में एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स, एक्सट्रीम वर्ड्स, ओनली, कंप्लीटली, एंटायरली, नॉट, रिस्ट्रिक्टेड, ऑल, these वर्ड्स आर एक्सट्रीम वर्ड्स। जहां ये सब वर्ड्स आए तो इसका मतलब ये लगना चाहिए कि आंसर यहां हो सकता है। अब देखिए थर्ड स्टेटमेंट देखिए, ऑल द ग्लोबल वेटलैंड्स विल परमानेंटली डिसअपियर। क्या आपको लगता है कि कभी ऐसा हो सकता है ऑल द ग्लोबल वेटलैंड्स विल परमानेंटली डिसअपियर? देखो, सी लेवल भी राइज होगा तो कम से कम पानी बढ़ेगा ही, और ऐसा तो नहीं होएगा कि ऑल सारे के सारे वेटलैंड खत्म हो जाएंगे। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो यहां इसको 3 को काट दो। अब आगे देखिए, कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स विल नॉट बी पॉसिबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। लगता नहीं आपको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, पॉसिबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये तो किसी को, देखो ये रिपोर्ट होती है, ऐसी चीजें होती हैं जो किसी ने नहीं पढ़ी होती, लेकिन ये कॉमन सेंस लगा के ऐसे ऐसी स्टेटमेंट्स देख के क्वेश्चन सोल्व किए जा सकते हैं। तो आप देखो 3 और 4 काटो तो आपको आंसर मिल जाएगा 1 और 2। अब और दूसरा एग्जांपल देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, देयर इज नो नेशनल सीड्स पॉलिसी इन द प्लेस। अरे भैया, कृषि प्रधान अपना देश है, जब से देश आजाद हुआ है खेती खेती पे बात कर रहे हैं हम, ग्रीन रेवोल्यूशन भी आ गई। कभी आपने सुना है कि हो सकता है ऐसा सीड पॉलिसी भी ना हो? ये तो बिल्कुल इट इज रिडिकुलस। अब सेकंड स्टेटमेंट देखिए, देयर इज नो पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर सीड कंपनीज। ये भी बहुत ज्यादा ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। अभी सिर्फ 3 ऐसे ही सेक्टर है जहां प्राइवेट सेक्टर नहीं है। कौन से 3 सेक्टर? वहां भी गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं कर रखा। वो 3 सेक्टर हैं, एटॉमिक एनर्जी वाला, रेलवे के ऑपरेशंस और एटॉमिक एनर्जी में रिसर्च। बाकी हर जगह प्राइवेट सेक्टर है। ऐसा हो ही नहीं सकता अपने देश की कुछ ऐसी चीज जो जिसमें प्राइवेट सेक्टर ना पार्टिसिपेट करता हो। तो बहुत ज्यादा कॉमन सेंस वाली बात है। तो 1 और 2 काट दो। तीसरी स्टेटमेंट बहुत ज्यादा जनरल स्टेटमेंट है। तीसरी स्टेटमेंट देख लो। ये बातें आपको देखनी है, जस्ट यू हैव टू अप्लाई योर कॉमन सेंस। और तभी मैं कह रहा हूं 2 घंटे की वैल्यू बहुत ज्यादा है। कितना आपने पढ़ा, ये सारी चीजें आपको कोई सिखा नहीं सकता है, ये सब चीजें प्रैक्टिस से आएंगी। अब आ जाती है कैप्चर द क्वेश्चन विद द करंट कंटेक्स्ट। ये पिछले साल ये क्वेश्चन आया था। अब इसमें देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन तो सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है। इवन दोज हु आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी दे आल्सो नो, क्योंकि बीजेपी ने बहुत इसका प्रचार किया। अब सेकंड स्टेटमेंट देखिए, इट हैज मेड रिकमेंडेशंस कंसर्निंग सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स। अब ध्यान से सोचिए एक बात, करंट में चल क्या रहा है? करंट में चल रहा है प्लानिंग कमीशन हटा के नीति आयोग आया। अब प्लानिंग कमीशन क्यों हटा गया? क्योंकि वन साइज डजंट फिट ऑल। क्योंकि सारी की सारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अपनी पॉलिसीज, अपनी स्कीम्स स्टेट गवर्नमेंट्स पे थोप देता है, और सबकी अपनी अलग अलग जरूरतें हैं। मोदी भी बार बार यही बात करते हैं कि ये बिल्कुल हम कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का टाइम है, और हम मतलब प्रचार तो कम से कम करते ही हैं, बाकी तो वो सब चीज़ें हैं। अरविंद केजरीवाल जी हमेशा कहते हैं मोदी का हाथ है, तो आप भी बाद में कहोगे प्रीलिम ना क्लियर होने में मोदी जी का हाथ है। चलो ये सब छोड़िए। तो हमेशा सेकंड स्टेटमेंट देखिए, हम उल्टा जा सकते हैं कभी। उल्टा जाने का मतलब ये है कि करंट कंटेक्स्ट देखिए, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का टाइम है, डिसेंट्रलाइजेशन का, डिवोल्यूशन का टाइम है, तो हम बल्कि अब इस टाइम पे ऐसा हो सकता है कि सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स देने लगे और स्टेट्स की जो ऑटोनॉमी है उनको छीन लगे, उनकी इंडिपेंडेंस को छीनने लगे। थोड़ा सा जो न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल सी स्टेटमेंट है। सेकंड ऐसा हो नहीं सकता है। तो थोड़ी सी कॉमन सेंस है, पता नहीं मुझे कईयों को कॉमन सेंस लगेगी, कईयों को लगेगा कि मैं ऐसे बोल रहा हूं। अब देखिए, मिनिमम नॉलेज मैक्सिमम एफिशिएंसी, ये भी वही बात है, घूम फिर के यही आता है कि कॉमन सेंस है और कैसे यूटिलाइज करना है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ क्रोकोडाइल्स इन द ईयर।
आपको हंसी नहीं आ रही स्टेटमेंट पे देख के? रिवर डॉल्फिन और क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल के बढ़ने से क्रोकोडाइल कोई डॉल्फिन को खाता है? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है बिल्कुल है। और ज़्यादा सोचना नहीं है, काट देना है। जैसे ही आप सेकंड काटते हो सारे के सारे आपको आंसर कट जाएंगे, सिर्फ सी वुड बी योर आंसर। बाकी तो जनरल स्टेटमेंट्स है। ये स्टेटमेंट्स होती हैं डेकोरेटिव स्टेटमेंट्स। डेकोरेटिव स्टेटमेंट्स मतलब मेन वो यही पूछना चाह रहे हैं, लेकिन बस ये डेकोरेटिव स्टेटमेंट्स होती है। गेटिंग ट्रैप्ड इन द फिशिंग नेट्स, पता ही है सबको, मरते ही है क्रोकोडाइल, आते ही है फिश के नेट में। तो ये डेकोरेटिव फैंसी स्टेटमेंट्स हैं। अब आते हैं ऐसे स्टेटमेंट्स, बायोडाइवर्सिटी, नैनो टेक्नोलॉजी टाइप क्वेश्चंस। टेक्नोलॉजी हमें क्या दे सकती है? देखो इन क्वेश्चंस के बहुत ज्यादा एंगल होते हैं। whenever they ask what kind of things this technology gives to us, or agriculture what kind of things biodiversity gives to us, ये तो मैक्सिमम 100% ऑल दी स्टेटमेंट्स होता है। क्योंकि देखो कुछ ऐसी चीज है, अगर बायोडाइवर्सिटी वो पूछें कि बायोडाइवर्सिटी हमें क्या देती है, कुछ ऐसी चीज है जो बायोडाइवर्सिटी हमें नहीं देती हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीजें होती हैं, इनके बहुत ज्यादा मल्टीपल एंगल्स होते हैं, यानी कुछ ना कुछ करके हमें वो स्टेटमेंट सही हो जाती है। बिल्कुल है, सिर्फ स्पेसिफिकली दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स कह रहा हूं मैं, मतलब जो हमें फायदे हैं टेक्नोलॉजी के। तो ऐसे नहीं कि आप सारे जो भी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आए, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आए तो उसको ऑल कर दो। जब भी एडवांटेज टाइप का क्वेश्चन आए तो सिर्फ उसकी बात। फैंसी एंड डेकोरेटिव स्टेटमेंट्स की मैंने बात की, यहां भी देख लिए IRS। अब देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेटमेंट्स, ये डेकोरेटिव स्टेटमेंट्स हैं। हमें पता ही है रिमोट सेंसिंग के ये काम है, स्कूल में गए हैं हम, बिल्कुल आसान सी स्टेटमेंट्स हैं। और ये देख लो, अगर 1 सही होगी तो सेकंड तो सही होनी है, और थर्ड भी कुछ नहीं है, 1 2 3 तो एक ही काइंड की है। उसको सिर्फ ये चाहिए था, यूपीएससी को सिर्फ ये चाहिए था कि फोर्थ स्टेटमेंट, टेलीकम्युनिकेशन से रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डील करते हैं या नहीं करते हैं। तो डेफिनेटली नहीं करते हैं हम, तो यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा सारा टाइम आपका वहीं वेस्ट कर रहे हो, फर्स्ट सही है या सेकंड सही है कि नहीं है, फर्स्ट सेकंड तो सही है, 3 सही है कि नहीं सही है। तो बिल्कुल ये देख लेना है आपको। अब देखो कई बार पेपर में ऐसा होता है कि 4-5 क्वेश्चंस, हम कई बार होता है ऐसा 4-5 क्वेश्चंस एक साथ ऐसे आ गए जो आपको सोल्व नहीं हो पा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, पैनिक मचाने की जरूरत नहीं है। पेपर मुश्किल है तो सबके लिए है, आपके लिए पेपर मुश्किल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप घबरा गए हो, आपा खो दिया, ब्लाइंड गेस करने लगे, अरे यार क्या होगा, मेरा तो पूरा साल खराब हो जाएगा। कुछ नहीं है, ये 2 घंटे ही सब कुछ है। लंबी सांस लीजिए, 10 सेकेंड्स का गैप लीजिए और बिल्कुल पीछे से स्टार्ट कीजिए पेपर, और बिल्कुल एक नई शुरुआत के साथ में। ऐसा क्योंकि ये 2 घंटे सच में सब कुछ है। कुछ कई लोग ऐसे होते हैं जिनका कुछ पूरे साल इतनी मेहनत नहीं करी होगी, लेकिन अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, बेस्ट टू बेस्ट। उनका दिमाग मुश्किल की घड़ियों में कंप्यूटर की तरह चलता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पूरे साल पढ़ते हैं बहुत ज्यादा, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, लेकिन उन 2 घंटों में वो बिल्कुल घबरा जाते हैं, उन माइंड अप्लाई नहीं करते, एप्लीकेशन ऑफ माइंड अप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो वो उनका बहुत लॉस हो जाता है। तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि पहले से कुछ एक वर्चुअल कट ऑफ लेके चलते हैं। अरे यार कट ऑफ तो 120 जाएगी, 115 जाएगी, मुझे उसी प्रपोर्शन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और होता क्या है, 100 क्वेश्चंस के बाद में वो क्वेश्चंस गिनने लगते हैं, लिटरली क्वेश्चन गिनने लगते हैं। अरे यार वाजीराम ने बताया था कि कम से कम 70-80 अटेम्प्ट करना है, उससे ज़्यादा नहीं करने हैं, या फिर 60 करने हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये पेपर पर डिपेंड करता है। पेपर कैसा आया है, आपको उसी के प्रपोर्शन में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और किसी भी हालत में, और वही सारे रूल फॉलो करने हैं। कौन से रूल्स? अगर 2 एलिमिनेट कर पाए हो तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना। इफ यू आर एबल टू एलिमिनेट ओनली 1 ऑप्शन देन यू शुड अटेम्प्ट और नॉट। वो सिंपल बेसिक रूल्स आपको फॉलो करने ही करने हैं। अब ये सिंपल सी बात है। कई बार आपने देखा होगा इन्विजिलेटर्स तंग करने लगते हैं, आपस में बात करने लगते हैं, तो आपका माइंड डिस्टर्ब होता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स आगे पीछे वाले आपको डिस्टर्ब करने लगते हैं, तो बिल्कुल चुप करके नहीं बैठना है। पूरे साल की मेहनत है वहां पे, ऐसे नहीं कि बस कॉन्फिडेंस दिखाओ और बिल्कुल पोलाइटली इन्विजिलेटर को कहो मैम प्लीज। हमेशा एक ही वो रहना है आपको, हमेशा एक चीज हमेशा याद रखनी है, हाउ बैड इट इज आई एम गोइंग टू मेक इट। यस, आई एम गोइंग टू मेक इट। ओके, बेस्ट ऑफ लक टू यू गाइज।